नया लेसन है, महत्वपूर्ण लेसन है। विवर्तन आ जाएगा, 2 नंबर का आ जाए चाहे 4 नंबर का आ जाए, आ सकता है। महत्वपूर्ण लेसन है विवर्तन। पहला हेडिंग हम लोग क्या होगा? विवर्तन। और विवर्तन हम लोग किसका कराने जा रहे हैं? प्रकाश का। इसके पहले क्या पढ़े थे? व्यतिकरण पढ़े थे। हिलाना मत जी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे व्यतिकरण, अब हम लोग पढ़ रहे हैं विवर्तन। तो व्यतिकरण से थोड़ा सा मिलता जुलता है ये, देख लीजिएगा। विवर्तन भी व्यतिकरण से कैसा है? मिलता जुलता है। तो एक बार व्यतिकरण को थोड़ा सा याद दिला देते हैं। व्यतिकरण में क्या हुआ था कि इस तरह का संरचना बना था ना, एक पर्दा था जिसमें 2 रेखा छिद्र था। अरे यंग का रेखा छिद्र, हाँ, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इसमें 2 प्रकाश स्रोत था, प्रकाश स्रोत नहीं था, 2 रेखा छिद्र था। और एक यहाँ पर पर्दा था, यहाँ से प्रकाश स्रोत, थोड़ा ध्यान से सुन लो। प्रकाश स्रोत था, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती थी और यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ से चलता था तरंगागर के रूप में, चलता था ना ऐसे। मेन कंसेप्ट क्या था कि जब 2 प्रकाश किरणें जो एक ही प्रकाश स्रोत से निकली हुई हों, जब दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों की तीव्रता समान होनी चाहिए, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। जब दोनों समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जब एक साथ एक ही दिशा में निकलेंगी, तो जब आगे जाकर उनका अध्यारोपण होता था, तो अध्यारोपण के बाद से जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो कहीं पर बढ़ जाता था और कहीं पर घट जाता था। इसी घटना को व्यतिकरण कहा गया था। जहां पर बढ़ता था, परिणामी तीव्रता बढ़ जाता था, वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता था, और जहां पर घटता था वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता था इस तरह का। उसी के जैसा कुछ इसमें होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रकाश को 2 रेखा छिद्रों से गुजारते थे, यहां पर 1 रेखा छिद्र से गुजारा जाएगा। जहां पर हम लोग 2 से गुजारते थे, यहां पर कितना से गुजारा जाएगा? 1 से। वहां पर 2 रेखा छिद्रों से जो प्रकाश किरणें चलती थी वो आगे जाकर व्यतिकरण करती थी, मतलब कि अध्यारोपित होती थी। अध्यारोपित के बाद से उनका जो परिणामी तरंग निकलता था उसकी तीव्रता कहीं पर अधिक और कहीं पर कम होता था, वो तो व्यतिकरण था। विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन की बड़ी सामान्य परिभाषा है कि मान लीजिए कि कहीं किनारा है, कोर है, कोर, तीक्ष्ण धार समझ लीजिए, तीक्ष्ण धार, नुकीला कोई चीज है, किनारे है, और किनारे पर प्रकाश गया और इस तीक्ष्ण धार या नुकीले हिस्से से प्रकाश टकराया, टकरा के क्या हो गया? मुड़ गया। तो किसी सूक्ष्म रेखा छिद्र, तीक्ष्ण धार या नुकीले कोर पर से प्रकाश का टकरा कर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। जबकि व्यतिकरण में नहीं हो रहा था। व्यतिकरण में तो 2 प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था, अध्यारोपण के बाद फ्रिंजें बन रही थी। यहां पर क्या हो रहा है कि रेखा छिद्र से, या इसको हम लोग अवरोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवरोधक। तो कहीं पर अवरोधक से प्रकाश किरणों का टकरा कर वहां से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ब्लेड की धार है, ब्लेड का जो है काफी तीक्ष्ण धार होता है ना, उस पर प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश किरणें जो क्या होती है उसकी धार पर से पड़ के थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का मुड़ जाना ही क्या है? विवर्तन है। जैसे देखे होंगे दरवाजा जो होता है ना, तो दरवाजे में जब लकड़ी का दरवाजा जब पटरा से बनता है तो बीच में एक बारीक छिद्र रहता है, लंबा सा इस तरह से बारीक छिद्र रहता है ना। तो प्रकाश किरणें जब इसमें से पड़ती हैं, मान लीजिए दरवाजा है, यहाँ पर दरवाजा इसे बंद कर दिया गया, बारीक इसमें रेखा छिद्र है, प्रकाश किरण उधर से आ रहा है, तो उस रेखा छिद्र में से प्रकाश किरण आकर के दीवार पर पड़ता है ना, तो दीवार पर उतना ही पतला प्रकाश किरण नहीं आता है, दीवारों पर आके चौड़ा हो जाता है। देखोगे इस तरह से रेखा छिद्र बारीक है और वहां से प्रकाश किरण उसमें से प्रवेश किया, तो नियम तो यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उसी रेखा छिद्र में उतना ही जाना चाहिए और दीवार पर उतना ही बारीक लाइन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है, थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। तो चौड़ा क्यों हो गया? प्रकाश सीधा आ तो रहा था, लेकिन जो सूक्ष्म रेखा छिद्र है ना, उसके कोर पर जो है टकरा करके थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ता है तो दीवार पर थोड़ा सा
चौड़ा उसका लाइट पहुंचता है। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या है? विवर्तन है। एक लाइन में समझ लो, प्रकाश का मुड़ना ही, लेकिन कहां से मुड़ेगा? अवरोधक से मुड़ेगा, तीक्ष्ण धार से मिलेगा, तीक्ष्ण बिंदु से मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे विवर्तन। लिखिए डेफिनेशन इसका, हो गया। तो विवर्तन का सीधा सीधा कंसेप्ट यही है कि एक अवरोध होना चाहिए या तीक्ष्ण किनारे वाला रेखा छिद्र होना चाहिए। क्या चाकू की धार से हो जाएगा विवर्तन? हो जाएगा ना? नहीं होगा, धार से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक पर्दा है, इसमें एक हम सूक्ष्म रेखा छिद्र, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, सूक्ष्म है लेकिन दिखा जानबूझ के बड़ा रहता है कि समझ में बढ़िया से है, तो सूक्ष्म रेखा छिद्र है। और इधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो क्या प्रकाश किरण इसको पार करके चल जाएगा? नहीं जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश किरणें सीधा रेखा में चलती हैं। अच्छा, विवर्तन की जो घटना हम देखने जा रहे हैं, इसमें ये जो पर्दा है ये काम करेगा अवरोधक का, और विवर्तन को एक पर्दे पर देखा जाएगा ना। आखिर विवर्तन कहाँ देखेंगे? एक पर्दे पर देखेंगे ना। प्रकाश फैल रहा है कि मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, आखिर कहाँ देखेंगे? एक पर्दे पर देखेंगे। एक सामने पर्दा डाल दिया गया, तो प्रकाश किरणें जा रही है ऐसे, थोड़ा ध्यान देना, प्रकाश किरणें जा रही है ऐसे, ऐसा प्रकाश किरण जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन सोचो कि जो प्रकाश किरण एकदम इसके कोर पर पहुंचेगा, जो प्रकाश किरण ठीक इसके कहाँ, ज्यादा बारीक बनाने में है जो, चलो समस्या हो जाएगा। जो प्रकाश किरण ठीक इसके कोर पर पहुंचेगा, अच्छा जो बीच में प्रकाश किरण जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीधे निकल जाएगा, वो तो बेचारा निर्दोष है, निर्दोष है, निकल गया। लेकिन तो सामने पर्दे पर ही प्रकाश किरण दिखाई देगा ना। प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो प्रकाश जो है उस हिसाब से इससे ऊपर प्रकाश नहीं दिखाई देना चाहिए, और इससे भी नीचे इतने ही दूर में प्रकाश दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से प्रकाश कहीं से जा नहीं रहा है, प्रकाश इतना ही दूर में न जा रहा है, तो इतना दूर में का प्रकाश इतना ही दूर दिखाई देना चाहिए, बाकी ना ऊपर दिखाई देना चाहिए ना नीचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि इन किनारों पर जो तीक्ष्ण किनारे हैं ना, यहां पर जो प्रकाश किरणें पहुंचती हैं वो थोड़ा सा आंशिक रूप से मुड़ जाता है, आंशिक रूप से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। तो जो प्रकाश हमको इतना में दिखाई देना चाहिए वो इतना में दिखाई देता है, चौड़ा हो गया। तो आखिर यहां पर कौन सी घटना हुई है, क्या हुआ है? तो तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश थोड़ा सा मुड़ गया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे चला गया, मुड़ गया। मुड़ गया तो जितना दूर में प्रकाश को जाना चाहिए उतना दूर में न जाके थोड़ा सा चौड़ा होके जा रहा है। यही घटना तो विवर्तन है। इसी घटना क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। अगर किसी कारणवश यह प्रकाश किरण, यह प्रकाश किरण, चाहे यह प्रकाश किरण, किन्हीं दो प्रकाश किरणों का आपस में अध्यारोपण हो गया, तो फिर होगा क्या? व्यतिकरण। क्या होगा? फिर से बनेगा फ्रिंज। लेकिन इसको व्यतिकरण फ्रिंज नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं विवर्तन फ्रिंज, क्योंकि यहां पर घटना कौन सा हो रहा है? विवर्तन। व्यतिकरण में विवर्तन में क्या अंतर है? विवर्तन में दो रेखा छिद्र, व्यतिकरण में दो रेखा छिद्र, इसमें एक ही है, इन अंतर है। अध्यारोपण वहां भी होता ही है, यहां भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी तो फिलहाल अध्यारोपण हम नहीं दिखा रहे हैं, दिखाएंगे अभी। लेकिन अभी विवर्तन को समझ लो। विवर्तन में क्या हो रहा है कि प्रकाश किरणें अवरोध से या तीक्ष्ण धार से टकरा कर क्या हो जा रही है, थोड़ी सी मुड़ जा रही है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। अब ये जो विवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने तरह का होता है? दो प्रकार का विवर्तन होता है। ऐसा प्रकाश किरण है, ये तो सब इधर रह जाएगा। विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, विवर्तन, ठीक है, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर
फ्राउनहेजर है, फ्राउनहाफर विवर्तन यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो विवर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रेनल विवर्तन, एक होता है फ्राउनहाफर विवर्तन। दोनों वैज्ञानिक का नाम है, दोनों ने अपना अलग अलग तरीका लगाया था। हाँ, मेन काम तो हम लोग का यही है कि प्रकाश मुड़ेगा, यही तो विवर्तन है। अब दो वैज्ञानिक थे, अलग अलग दिमाग लगा दिए इन्होंने। अच्छा, ये प्रकाश स्रोत जब चल रही है तो इधर कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत जरूर होगा। इधर क्या होगा? प्रकाश स्रोत होगा। इस पर्दे पर हम लोग विवर्तन प्रतिरूप देख रहे हैं, ये आपका अवरोधक का काम करेगा। अब फ्रेनल ने कहा कि अगर ये आपका अवरोध है, अवरोध से पर्दा और प्रकाश स्रोत एक निश्चित दूरी पर है, मतलब उस दूरी को अगर हम माप सकें, निश्चित दूरी पर है, तो उस विवर्तन को बोलेंगे फ्रेनल विवर्तन। समझा रहा है? मतलब अवरोध से जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया जा रहा है जिस पर्दे पर, वह पर्दा, अवरोध और इधर प्रकाश स्रोत, ये एक सीमित दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है। तो यहां पर जो विवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेनल विवर्तन। लेकिन इस अवरोध से कोई एक मतलब या तो पर्दा और नहीं तो प्रकाश स्रोत, ये अनंत पर चले जाए। मतलब मान के चलिए ना कि पर्दा ठीक है यहीं पर है, प्रकाश स्रोत अनंत पर चल गया, तो उस समय जो विवर्तन प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं फ्राउनहाफर विवर्तन। तो फ्राउनहाफर विवर्तन में क्या होता है ना कि जब प्रकाश स्रोत चल जाता है अनंत पर, तब प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लेंस का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं। बाकी दोनों काम एक ही कराएंगे, यहाँ पर भेजेंगे और प्रकाश किरणें क्या होगी? मुड़ेंगी, और मुड़ के कौन सी घटना व्यक्त करेंगी? विवर्तन। लेकिन विवर्तन कराने के तरीके क्या है? दो अलग अलग हैं, फ्रेनल और फ्राउनहाफर। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये अवरोध चाहे रेखा छिद्र, इससे प्रकाश स्रोत और विवर्तन वाला प्रतिरूप वाला पर्दा, ये दोनों निश्चित दूरी पर हैं, सीमित दूरी पर हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्रेनल विवर्तन। और अगर इस अवरोध से प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों, हाँ दोनों हो सकता है, अनंत पर हो। वैसे इसको अनंत पर नहीं रखा जाता है क्योंकि इसी को तो देखना है, इस पर तो अनंत पर नहीं रखते हैं। तो प्रकाश स्रोत कहाँ रखा जाता है? तो अगर इस अवरोध से प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो उस समय जो विवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्राउनहाफर विवर्तन। इसको लिख लिया जाए वहां से। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन हो गया। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो देखो एकल झिर्री का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देख लो। एकल झिर्री से प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है इसको समझिए। एक कांच का स्लाइड होता है जो ज़्यादातर बायोलॉजी में उपयोग किया जाता है। कांच का इस तरह स्लाइड होता है, या तुम लोग देखे होगे जहाँ पर खून जांच होता है ना, वहाँ पर चौड़ा चौड़ा कांच का स्लाइड होता है। एक बूंद खून उस पर गिरा देते हैं, मिला के पता नहीं क्या देखते हैं। हाँ, होता है इस तरह का। तो कांच का स्लाइड इस तरह होता है। सुनो ध्यान से। अब इस कांच के स्लाइड पर क्या करना है ना कि काला पेंट कर देना है। कांच का स्लाइड द्वार पर दिखाई देगा, हमको ऐसा नहीं रखना है। काला क्या कर देना है? शीशा पर नहीं होगा, शीशा पर ना पारदर्शी होता है, पीछे पेंट रहेगा ना उस पर। इसमें पारदर्शी होना चाहिए, प्रकाश आर पर जाए, प्रकाश आर पर जाना चाहिए बस। तो स्लाइड से बढ़िया उदाहरण क्या होगा? दो पन्ना है वो, देखें। अरे खराब पन्ना, रुको रहने दो।
और तो पाना तो फाड़ेगा। पैसा निकाल लीजिए। पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा हम दे रहे हैं। हाँ तो अरे मिल गया, देखो कितना बढ़िया। पैसा ठीक है, 500 रुपया। पैसा इसमें कहाँ है, 10-20 रुपया होगा। बाबा इलेक्ट्रिक, प्रचार कर रहे हैं। बाबा इलेक्ट्रिक। तो ये इस तरह का कांच का स्लाइड होता है। ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन इसको हम ऐसे मोड़ देंगे तो अब उस शेप में आ गया। ठीक है, कांच का उतना चौड़ा तो हो ही गया है, कांच का स्लाइड हो गया। इसमें आर पार दिखाई देता है, पूरा पारदर्शी होता है। हमको क्या करना है कि इस तरह कांच का स्लाइड लेना है और इसको पूरा एक तरफ से काला पेंट कर देना है, एक तरफ से काला पेंट करना है। तो काला पेंट कर देंगे तो आर पर नहीं दिखाई देगा। और काला पेंट करने के बाद बीच में क्या करेंगे, बीच में ब्लेड की सहायता से स्केल रख के एक स्क्रैच लगाएंगे, इस तरह से खुरच देंगे। और बाकी सब तो ये काला हो गया है, बाकी इधर वाला हिस्सा सब क्या है, काला हो गया। अब बीच में ब्लेड से स्क्रैच करेंगे तो कलर उड़ जाएगा, तो वहां से प्रकाश के जाने का रास्ता हो जाएगा। अब वो हो गया एकल झिर्री। झिर्री तो हो गया, एक ही ना है, इसको बोलेंगे कि अब क्या हो गया, एकल झिर्री। अब इधर से अगर हम प्रकाश डालेंगे इसमें तो काला वाला पेंट तो प्रकाश को जाने नहीं देगा, लेकिन जहां स्क्रैच हुआ है, खरोचा गया, वहां से तो प्रकाश जाएगा। हम लोग का तैयार हो गया एकल झिर्री रेखा छिद्र। रखे हो भी, देखो ये स्कूल में बताए थे, तो उससे बढ़िया इसमें साफ दिख रहा है। अभी बदलाव हो गया। अब हमको करना क्या है कि एक बीच में स्क्रैच करना है। तो मान लो कि हमने बीच में स्क्रैच कर दिया, यहाँ पर ये सब काला है, जो सफेद देख रहे हो ना वो काला है। ना तो रंगना पड़ेगा हमको, तो रंगने से बढ़िया कि समझ रहे हैं कि बीच में क्या है, सफेद है, आइए जो क्या है, काला है। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग, यही में समझो ना। लो सोच रहा है कलमिया कहाँ ले लिए हैं। यहाँ पर ये पूरा काला पेंट है, पूरा क्या है, काला पेंट है। और बीच में, बस बीच में छोड़ा गया है। मान लो पूरा बढ़िया से कलर कर दिए, चलो बना ही दिए इसको। ठीक है, बीच वाला इसको क्या करना है कि हमको एक बेलनाकार प्रकाश स्रोत को देखना है। खासतौर से ट्यूबलाइट हो तो और बढ़िया, क्योंकि ये भी तो लंबा है ना, ये लंबा ही है। तो बेलनाकार प्रकाश स्रोत को देखना है। जब हम बेलनाकार प्रकाश स्रोत को देखेंगे, यहाँ से, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बेलनाकार प्रकाश स्रोत है। बेलनाकार समझ रहे हो ना, ट्यूबलाइट इस तरह से होगा, फिलामेंट होगा बढ़िया से, जल के प्रकाश देगा। ठीक है, प्रकाश दे रहा है। और हमको इधर से करके क्या करना है, देखना है इसको, उसको देखना है। जब हम देखेंगे तो हमको वो पूरा जो प्रकाश स्रोत है वो नहीं दिखाई देगा, हमको उसके बदले में पट्टियां दिखाई देंगी। जिस तरह फ्रिंज बना था ना, फ्रिंज में दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज बना था ना, उसी तरह की पट्टियां दिखाई देंगी। और पट्टी कैसे दिखाई देगा, तो अब इधर से व्यक्ति देख रहा है, मान लो ये आंख हो गया, हाँ नयन है, आंख हो गया। अब उसको पट्टी यहां दिखाई देगा, यहीं पर, वही तो दिखाई नहीं देगा उसको पट्टी यहां दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो जो सबसे मेन वाला जो पट्टी होगा ना, बीच वाला, वो खूब बढ़िया चमकीला होगा, माने खूब चमकीला होगा, वो ब्राइट। और उसके बाद वाला डार्क होगा। उसके बाद कैसा होगा, डार्क होगा, ऐसे डार्क पट्टी दिखाई देगी। फिर इधर भी उसको डार्क दिखाई देगा, अदीप्त। अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो, इधर डार्क दिखाई दिया, अदीप्त। अच्छा, फिर उसको एक पट्टी दिखाई देगा चमकीला, लेकिन उसकी जो चमक होगी ना, वो इसकी तुलना में कम होगा। उसका चमक क्या होगा, कम होगा। तो इधर भी एक चमकीला पट्टी दिखाई देगा, इधर एक चमकीला पट्टी दिखाई देगा, लेकिन जो चमक तीव्रता होगी वो क्या होगी, कम होगी, ज्यादा चमकीला होगा बीच वाला। तो जो बीच वाला चमकीला
होता है ना। अब इसको तो हम यहाँ पर फ्रिंज नहीं कहेंगे, अब फ्रिंज कह भी देंगे तो व्यतिकरण फ्रिंज नहीं कहेंगे, विवर्तन फ्रिंज है। कौन सा फ्रिंज है? लेकिन इसको फ्रिंज ना बोल के ना उचिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचिष्ट। तो जो उसमें दीप्त वाला कंडीशन था ना वो इसमें उचिष्ट है, और जो अदीप्त वाला था वो निम्निष्ठ है। क्या है? निम्निष्ठ कैसे लिखा गया? हम देख नहीं रहा, तुम मुंह से बताओगे तो जान जाएंगे। निम्निष्ठ। ठीक है, सही है, गलत नहीं है। निम्निष्ठ। तो बीच वाला पट्टी चमकीला होता है, बैंड कहते हैं इसको। बीच वाला जो बैंड है वो चमकीला होता है। अच्छा, ये फ्रिंज ही है, लेकिन अगर केवल फ्रिंज कह देगा ना तो सब लोग समझेंगे व्यतिकरण हो रहा है। अगर फ्रिंज कहेंगे तो कहेंगे विवर्तन फ्रिंज। अब वो क्या है? व्यतिकरण फ्रिंज, ये विवर्तन फ्रिंज है। तो विवर्तन फ्रिंज ना करके हम उचिष्ट कह देते हैं और निम्निष्ठ। तो ये जो उचिष्ट है ये सबसे केंद्र में है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय उचिष्ट। क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा उससे तुलना करते चलो, उसमें केंद्रीय फ्रिंज होता था, इसमें क्या है? केंद्रीय उचिष्ट। तो उचिष्ट है, इसके बाद एक निम्निष्ठ है। माने जो केंद्रीय जो फ्रिंज था उसमें केंद्रीय फ्रिंज के बाद एक अदीप्त होता था ना, तो अदीप्त वही यहाँ पर क्या है? निम्निष्ठ है। तो केंद्रीय उचिष्ट के बाद एक निम्निष्ठ हो गया, और केंद्रीय उचिष्ट के बाद इधर भी एक निम्निष्ठ हो गया। तो इनको हम बोलते हैं प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ, ये भी क्या है? प्रथम निम्निष्ठ है। अब दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, एक दाहिने भी मिल रहा है, एक बाएं भी मिल रहा है। तो अब ये ध्यान देना ना कि ये जो बना है ना, ये जो आपका उचिष्ट और निम्निष्ठ बना है, ये वास्तव में यहाँ पर अध्यारोपण ही हुआ है, अध्यारोपण हुआ है। और अध्यारोपण के बाद अब अंतर देखिए क्या है। जो व्यतिकरण में अध्यारोपण हुआ था ना, वो 2 रेखा छिद्र से प्रकाश निकला था और आगे जाके मिल गया था। यहाँ पर रेखा छिद्र 2 नहीं है, एक ही है। एक ही रेखा छिद्र से प्रकाश किरण निकल रही हैं तो आगे जाकर अध्यारोपित हो जा रही हैं। तो एक तरह से हम कहें ना तो यहाँ पर भी व्यतिकरण ही हो रहा है, लेकिन 2 रेखा छिद्र से ना होकर के एक से हो रहा है। और एक से हो रहा है तो इसको व्यतिकरण हम नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं तो मुड़ रही हैं, और जब प्रकाश किरणें जा रही है सीधी, अब मुड़ेंगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं जाके मिल जाए, और जहां पर मिलेगा वहीं पर उत्पन्न होगा। तो पट्टियां प्राप्त होती हैं। इसमें जो चमकीला पट्टी होता है उसको उचिष्ट बोलते हैं, और जो थोड़ा सा काला पट्टी होता है, हमारे चमकीला नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निम्निष्ठ। जो सेंटर में बनता है ना, केंद्र में, वो एकदम चमकीला होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रीय उचिष्ट। क्या बोलते हैं उसको? केंद्रीय उचिष्ट। तो ये उचिष्ट और निम्निष्ठ समझ रहे हैं ना? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या करना है इसमें? हाँ, एक स्लाइड लेना है कांच का, पारदर्शी होना चाहिए। इसमें क्या कर देना है? काला पेंट कर देना है, और काला पेंट करने के बाद बीच में ब्लेड से क्या कर देना है? स्क्रैच कर देना है, रेखा छिद्र बना देना है। और रेखा छिद्र बनाने के बाद से क्या करना है? इसको हमको बेलनाकार प्रकाश स्रोत की तरफ, मान लीजिए यही प्रकाश स्रोत है, इसको सामने रहकर कैसे देखना है? फिलामेंट को देखना है, इसके प्रकाश स्रोत देखना है। तो जब हम देखेंगे प्रकाश स्रोत को तो प्रकाश स्रोत नहीं दिखाई देगा, उसके बदले में क्या दिखाई देंगी? ये पट्टियां दिखाई देंगी। तो पट्टियों का दिखाई देना ही ये साबित करता है कि प्रकाश किरणें इस रेखा छिद्र से जब गई है ना, आगे मुड़ गई हैं। अब मुड़ने के बाद इनका अध्यारोपण हो गया है। अध्यारोपण में जहां तीव्रता बढ़ा है उचिष्ट बन गया है, जहां घटा है निम्निष्ठ मिल गया है। कोई समस्या इसमें? इसका जब ग्राफ बनाया जाता है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे पहला वाला जो फ्रिंज मिला है ना, उचिष्ट मिला है, और उसके बाद इसकी तीव्रता क्या हो गई है? घट गई है। अब जो मिल रहा है वो थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, समझे? इधर भी थोड़ा सा, इससे तो कम ही मिलेगा, और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे समझ जाओगे। ये वाला जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय उचिष्ट। केंद्रीय उचिष्ट, और इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होता है।
और जैसे जैसे ये दूर होता जाता है इसकी चमक क्या होती है, घटने लगती है। इसी घटना को हम बोलते हैं एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन में क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। विवर्तन का मतलब मुड़ जाना। अब मुड़ जा रही है तो देखो प्रकाश किरण सीधे जाएगा ना तो कहीं नहीं मुड़ेगा, सीधे जाएगा तो कोई मिलेगा आगे, मिलेगा कब, कोई एक जहां मुड़ा, मान लीजिए सीधे ही जा रहा है, एक किनारे पर लग के ये मुड़ गया तो मुड़ा तो जाके आगे मिल गया, जब मिला तो क्या हो गया, अध्यारोपण हो गया। जब अध्यारोपण होगा तो निश्चित रूप से जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी या तो अधिकतम होगी नहीं तो न्यूनतम होगी, या तो बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा, घटेगा तो बस यहाँ पर बैंड मिलने लगा। और बढ़ने के बाद अगर बैंड मिल रहा है तो उच्चिष्ट है, और घटने पर जो बैंड बन रहा है वो क्या है, निम्निष्ठ है। लिखा जाए सब्सिडरी मैक्सिमा। गौड़ उच्चिष्ट नहीं गौड़, इसी को तो इसीलिए इंग्लिश में बोले हैं सब्सिडरी मैक्सिमा। सब्सिडी से कौन इसमें बताओ परिचित नहीं है, सब्सिडी जो आता है ना गैस का वही है सब्सिडरी हुआ है। हाँ 62 को आता है ना कि 50 रुपए का कफन मिल जाएगा, वो लपेटने के लिए आता है। बुक करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोबाइल से बुक करना पड़ेगा तब मिलेगा। अच्छा, शहरों में इस तरह की दुकानें होती है, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए सभी सामान उपलब्ध हैं, बोर्ड पे लिखा गया होता है सब सामान हो गया। देखो गौड़ उच्चिष्ट समझ लो कि गौड़ उच्चिष्ट क्या होता है। जो सेंटर वाला था, अरे देखो जो चौड़ी पट्टी मिली थी ना यह, इसको तो हम बोल दिए केंद्रीय उच्चिष्ट। जहां ये डाउन हुआ है ये वाला चीज, ये आपका क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ हो गया। लेकिन इसके बाद भी तो थोड़ा सा इसकी तीव्रता से कम एक उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है, इसको बोलेंगे कि ये गौड़ उच्चिष्ट है, गौड़ उच्चिष्ट। तो ध्यान देना, दो क्रमागत है निम्निष्ठ है, ये भी निम्निष्ठ है, तो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच प्रकाश की तीव्रता कुछ अधिक होती है लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट से कम होता है। इधर भी देख सकते हैं, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच प्रकाश की तीव्रता इनसे कुछ अधिक होती है लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या बहुत कम होता है, हाँ इनसे ज्यादा होता है लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट से कम होता है। तो यहां पर जो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है उसको केंद्रीय नहीं कहेंगे, गौड़ उच्चिष्ट कहेंगे। इसी का छोटा सा हिस्सा यहां पर बन रहा है, इसको बोलेंगे गौड़ उच्चिष्ट। लिखिए हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठों की स्थितियां। देखिए ध्यान से, एक विवर्तन प्रतिरूप यहां बनाया जाए, यहां पर थोड़ा सा चौड़ा ही बनाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अवरोधक, इधर देखो अवरोधक हो गया, और इधर एक पर्दा बना दिया जाए, इसी पर्दे पर विवर्तन दिखाई देगा। अब यहां से प्रकाश किरण जा रहा है, इधर से आ रहा है प्रकाश किरण, यहां पर प्रकाश किरण पड़ेगा तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। यहां से प्रकाश किरण क्या होगा, मुड़ेगा, मान लीजिए मुड़ेगा ना यहां से, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सब प्रकाश किरण इधर मुड़ेगा, हो सकता है उधर मुड़ जाए, मुड़ेगा जरूर, ये ध्यान देना। तो ये मुड़ गया, मुड़ के यहां पर चल गया। अब जब उधर गया तो यही तो हो गया व्यतिकरण, यहां पर अध्यारोपण हो गया ना, अध्यारोपण के बाद से व्यतिकरण हो गया, मतलब आपको पट्टी दिखाई देगी, दीप्त भी हो सकता है अदीप्त भी हो सकता है, किसी भी तरीके का पट्टी हो सकता है। तो यहां से प्रकाश को इस बिंदु तक जाने में इतना रास्ता तय करना पड़ रहा है, और यहां से प्रकाश को इस बिंदु तक जाने में फिर इतना रास्ता तय करना पड़ रहा है ना। अगर दोनों के रास्तों का अंतर निकाले, दोनों के पथ का अंतर निकाले तो हो जाएगा पथांतर। हम लोग फ्रिंजों की स्थितियों के लिए सूत्र निकाले थे ना, तब पथांतर का ही उपयोग करके निकाला गया था। यहाँ पर भी पथांतर का ही उपयोग किया जाएगा।
तो पथांतर का मतलब पथ में अंतर। हम क्या करें कि यहाँ से लंब डाल दे रहे हैं, ये दोनों तो बराबर है, ये इसी का अंतर है, यही ना एक्स्ट्रा है। अगर इस वैल्यू को हम लोग निकाल दिए तो हो गया पथांतर। तो पिछला बार क्या किए थे, इस दूरी को निकाले थे, फिर इस दूरी को निकाले थे, इसमें से घटा दिए थे। आज थोड़ा तरीका बदल लेते हैं हम लोग। तरीका कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें ये बिंदु समझ रहे हैं क्या है, नहीं समझ रहे हैं। देखिए प्रकाश किरणें जब चलेंगी ना इस तरह से, तो यहीं से ना मुड़ रहा है, बीच में भी प्रकाश किरणें बहुत सारी होंगी, तो वो प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएंगी ना। अब यहाँ पर जो वायु के कण होंगे या धूल के कण होंगे, चाहे इस रेखा छिद्र के बीच में अगर कोई कण है, तो प्रकाश किरणें जाएंगी, उन कणों से क्या होगी, टकराएंगी। और जब प्रकाश किरणें किसी कण से टकराता है ना, तो वो कण अब एक नए प्रकाश स्रोत जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश किरण इधर से आया, किसी कण से टकरा गया, तो वो कण अब नया प्रकाश स्रोत जैसा व्यवहार करेगा। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे प्रकाश स्रोत हैं। यही काम हुआ था यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर दो प्रकाश स्रोत था। प्रकाश किरण जब यहाँ पर पहुंच रहा था, तो एक प्रकाश स्रोत जैसा व्यवहार कर रहा था, ये भी प्रकाश स्रोत जैसा व्यवहार कर रहा था। वही काम तो यहाँ हो रहा है, बस अंतर क्या है दोनों में, यहाँ एक रेखा छिद्र था है, यहाँ दो रेखा छिद्र है, और इस एक के बीच में यहाँ पर बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि अनंत रेखा छिद्र है। अब नहीं गिन सकते हैं तो क्या है, अनंत रेखा छिद्र है। लेकिन हमको लेना कितने का है, सिर्फ 2 किरणों को ही लेना है। कितने किरणों को लेना है, 2 किरणों को लेना है, ये ध्यान देना, 2 किरणों को लेना है। अब ये 2 किरणें आपस में जाके यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु क्या है, P। अच्छा, जो रेखा छिद्र है, जो रेखा छिद्र लिया गया, इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी। हम इसको ले रहे हैं स्मॉल d। ये दूरी कितना ले रहा है, इस पर्दे के बीच की दूरी को, जैसा कि पहले से जो हम ले रहे थे, कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D। इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ध्यान देना, ये दूरी क्या है, D है। ये दूरी क्या है, D। हमको ये चीज निकालना है ना, कुछ नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं A B C। A B C। हमको इसमें क्या निकालना है बताओ, पथांतर हमारा कौन है, BC है। यहाँ पथांतर कौन है, BC। पथांतर बराबर BC। BC ही निकाल देंगे तो पथांतर हो जाएगा। अब BC को निकाला जाए तो इसके लिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हमको यही ना चीज निकालना है जी। तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो कर्ण का ना काम करेगा, तो कर्ण ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है ना। इस कोण के सामने का भुजा लंब का काम करेगा। तो लंब और कर्ण में कोई सूत्र होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे, तो इस कोण के लिए तो लंब यही काम करेगा, BC, लंब बटे कर्ण। अरे AC मतलब D, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, BC इक्वल टू D साइन थीटा। यही तो पथांतर है, ये क्या हो गया, पथांतर। अब एक चीज बताओ, जब ये किरणें जाकर के यहाँ पर अध्यारोपित हो रही है, बैंड बनेगा यहाँ पर, दीप्त भी हो सकता है, अदीप्त भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर व्यतिकरण तो हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है ना। तो व्यतिकरण में हम लोग दीप्त के लिए पथांतर निकाल चुके हैं, याद है, दीप्त के लिए पथांतर निकाला गया था और अदीप्त के लिए भी पथांतर निकाला गया था। तो एक बार सूत्र बताओ, दीप्त के लिए पथांतर x इक्वल टू क्या था, m लेमडा था केवल। m लेमडा भाई, सुनो सुनो, पथांतर वही तो हम कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, n के लिए निकाला गया है ना, तो n लेमडा, क्या दिक्कत है, n लिखो चाहे m लिखो, एक ही बात है।
और अदीप्त के लिए पथांतर निकाला गया था 2n-1 लैम्डा बाई 2। कोई समस्या इसमें? यह किसके लिए है? यह है दीप्त के लिए पथांतर। यह किसके लिए है? अदीप्त के लिए। सूत्र यन भी लिख सकते हैं, यम भी लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। दीप्त के लिए पथांतर है और ये किसके लिए है? हमारा पथांतर यह निकला है ना। तो अगर हम उचिष्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो उचिष्ट मतलब कि दीप्त, तो इसकी तुलना कराएंगे दीप्त वाले से। और अगर हम निम्निष्ट के लिए निकालना चाहते हैं तो इसकी तुलना करा देंगे इससे। कराया जाए तो लिखेंगे कि चूंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होता है? दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर n लैम्डा। अब n लैम्डा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। कोई दिक्कत इसमें? d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। अच्छा, ये थीटा क्या है? यहां का कोण है ना। जब इसको हम इस तरह से मिलाते हैं ना तो यहां का भी कोण कितना बनता है? थीटा बनता है। यहां भी का कोण कितना बनता है? थीटा। जो थीटा है ना वो इसकी वास्तव में कोणीय चौड़ाई है। वो क्या है? लेकिन एक ओर से है। एक ओर का मतलब एक चित्र हम यहां पर बनाए थे अभी, इस तरह से ये बना था ना। ये सेंटर वाला है। एक ओर से जो है चौड़ाई है ना, यही आपका क्या है? कोणीय चौड़ाई थीटा। तो ये दोनों ओर ना बनता है। तो अगर पूरा कोणीय चौड़ाई निकालना होगा ना 2 थीटा कर देंगे। तो जो थीटा अगर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि एक ओर से है, मतलब सेंटर से एक ओर। और जो आपका जो चौड़ाई बन रहा है ना वो सेंटर से दोनों ओर बन रहा है। तो एक ओर से एक तरफ, माने बीच में से एक तरफ थीटा है और बीच में से दूसरे तरफ भी थीटा है। तो कोणीय चौड़ाई पूरा क्या हो जाता है? 2 थीटा। हम लोग कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र निकालेंगे। तो जो आप थीटा देख रहे हो क्या है? कोणीय चौड़ाई है। और ये काफी छोटा होता है तो साइन अपना प्रभाव दिखाता नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? n लैम्डा बाई डी। n लैम्डा बाई डी। चूंकि थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा इक्वल टू हो जाता है n लैम्डा बाई डी। लेकिन ध्यान देना, ये दीप्त फ्रिंज के लिए न पथांतर था। अब व्यतिकरण में विवर्तन में थोड़ा सा एक चीज का अंतर होता है। जहां पर फ्रिंज दीप्त बनता है ना तहां विवर्तन का निम्निष्ट बनता है। हाँ, उल्टा होता है। उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें दो रेखा छिद्र था और 2 रेखा छिद्र से 2 प्रकाश किरणें जाकर के आगे अध्यारोपित हो रही हैं। इसमें क्या है? एक ही रेखा छिद्र है। तो उसका उल्टा तो है, उसमें 2 है, इसमें कितना है? 1 है। तो एक चीज तुम लोग याद रखना अंतर इसमें कि जहां पर व्यतिकरण में दीप्त बनता है ना वहां विवर्तन में निम्निष्ट बनता है। जहां दीप्त बनता है वहां पर क्या बनता है? इसमें निम्निष्ट। और जहां उसमें फ्रिंज में अदीप्त बनता है ना तहां इसमें क्या बनता है? उचिष्ट। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर यह होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। तो जो आपका ये कंडीशन निकला है ना ये निम्निष्ट के लिए निकला है। किसके लिए निकला है? निम्निष्ट के लिए। ध्यान देना, ये कंडीशन किसके लिए है? निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए, ठीक है। तो निम्निष्ट की स्थिति मिल गई थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। अब कह देगा कि केंद्रीय उचिष्ट से प्रथम निम्निष्ट की स्थिति बताइए। तो एन के बदले में 1 रख देंगे। लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। डी रेखा छिद्र की चौड़ाई है, यह वाला। अगर कह दे
कि द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति बताइए, तो n के बदले में 2 रख देंगे, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और d रेखा क्षेत्र, केवल n तो बदलेगा। तृतीय निम्नलिखित की, अरे थीटा ही तो हमारा उसकी स्थिति है, निम्नलिखित की स्थिति क्या है, थीटा है। चूंकि थीटा बहुत छोटा है ना, इसीलिए साइन को छोड़ सकते हैं, केवल थीटा लिख दिए हैं। तो प्रथम निम्नलिखित के लिए थीटा 1, द्वितीय निम्नलिखित के लिए थीटा 2, तृतीय के लिए सवाल पूछेगा इस तरह से। और उचिष्ट बहुत कम पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है क्या, निम्नलिखित। प्रथम निम्नलिखित, द्वितीय निम्नलिखित, तृतीय निम्नलिखित, चतुर्थ निम्नलिखित, ऐसे पूछेगा। तो यन के बदले मान बदलते जाएंगे और ये निम्नलिखित की स्थिति के लिए हो गया। बस तुम लोग को एक चीज याद रखना है, जहां पर व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज बनता है ना, हाँ, उतने पथांतर पर विवर्तन में निम्नलिखित बनता है। देखो, जिस पथांतर पर व्यतिकरण के दौरान दीप्त फ्रिंज बनता है, सेम उसी पथांतर पर विवर्तन में निम्नलिखित बनता है। और जहां पर अदीप्त फ्रिंज बनता है ना, उतने पथांतर पर उचिष्ट बन जाता है। उस घटना के ठीक क्या है, ये उल्टा है। उसमें 2 रेखा छिद्र का प्रयोग होता है, इसमें 1 रेखा छिद्र का प्रयोग होता है। तो ये जो थीटा का मान निकला है, ये उचिष्ट के लिए कि निम्नलिखित के लिए है, निम्नलिखित के लिए है। अगर उचिष्ट के लिए सूत्र बनाना हो तो ही डेल्टा एक्स जो एन लैम्डा है, इसको हम किसके बराबर दिखा देंगे, है जो डी साइन थीटा देख रहे हैं ना, डी साइन थीटा, इसको हम इसके बराबर दिखा देंगे। तब किसके लिए सूत्र मिलेगा, उचिष्ट के लिए मिलेगा। ये किसके लिए मिला है, निम्नलिखित के लिए। अतः उचिष्ट के लिए देखा जाए, अगर उचिष्ट, और कौन सा उचिष्ट, गौण उचिष्ट के लिए। एक तो केंद्रीय उचिष्ट है, अगर हम गौण उचिष्ट के लिए देखें, गौण उचिष्ट के लिए, चाहे केंद्रीय के लिए तो एकदम स्पेशल है, केंद्रीय तो 1 नंबर पर वही है, केंद्रीय उचिष्ट सबसे पहले है। गौण उचिष्ट उसको छोड़ के देखा जाए तो जो पथांतर है, पथांतर कितना है, डी साइन थीटा, ये ना पथांतर निकला है। ये पथांतर, उचिष्ट का पथांतर व्यतिकरण के दौरान अदीप्त के पथांतर के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि किसके बराबर हो जाएगा, तो 2n - 1 लैम्डा बाई 2। कोई समस्या इसमें, फिर से एक बार बता दें। दीप्त के दौरान, जैसे पथांतर तो दोनों में है, समझ रहे हैं, पथांतर व्यतिकरण में भी है और पथांतर विवर्तन में है। तो जिस पथांतर पर व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, उसी पथांतर पर विवर्तन में निम्नलिखित प्राप्त होता है। और जिस पथांतर पर व्यतिकरण में अदीप्त मिलता है, उस पथांतर पर विवर्तन में उचिष्ट मिलता है। इसीलिए यहां पर उल्टा हम तुलना करा रहे हैं। तो अब यहां पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2d, और थीटा इक्वल टू, चूंकि छोटा है तो 2n - 1 लैम्डा d बाई d, 2d, ठीक है। थीटा इक्वल टू, तो ये उचिष्ट के लिए स्थिति मिल गया। ये किसके लिए हो गया, उचिष्ट के लिए। लिख लो इसको भी, इसके नीचे नहीं, इसी में लिखा जाएगा, हेडिंग क्यों लिखिए। जिस पथांतर पर व्यतिकरण में, जिस पथांतर पर व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, जिस पथांतर पर व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, उसी पथांतर पर विवर्तन में, उसी पथांतर पर विवर्तन में उचिष्ट प्राप्त होता है। विवर्तन में उचिष्ट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, हो गया। अतः सामने है 3 लाइन, 3 लाइन है ना, 2 लाइन है। इसमें लिखना पड़ेगा कि यदि थीटा छोटा हो तो,
तो इतना बना ही सकते हो। छोटा होता है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? यदि थीटा छोटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और साइन को उड़ा देंगे। टाइम कितना हो गया? 3:30। हाँ देखो 9 मिनट 50 नहीं हो रहा है, इसमें 4:39 हो रहा है। क्या तीव्रता घट रहा है? ये हम स्थिति निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग दूरी कहते हैं तुम लोग भाषा में, स्थिति है। हो गया? तो क्या प्रकाश तरंग में? हाँ, ध्वनि में नहीं होता है। ध्वनि में इसलिए तो ध्वनि हमको दिखाई नहीं देता है, प्रकाश तरंग दिखाई देता है। बिल्कुल, प्रकाश तरंग हम लोग देखते नहीं है, बिना बिना प्रकाश के सब दिख रहा है, प्रकाश दिख नहीं रहा है। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। एक लास्ट हेडिंग है, केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई हो गया। केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। देखिए केंद्रीय उचिष्ठ कहाँ है? केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, इसको एक बार और ध्यान से देखिए। केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, ये आपका हो गया ग्राफ। हम ग्राफ के माध्यम से देखिए बढ़िया से। केंद्रीय उचिष्ठ हो गया, इस तरह से आगे बढ़ेगा ना। डेफिनेशन क्या है कि केंद्रीय उचिष्ठ के दोनों ओर है ना, केंद्रीय उचिष्ठ है तो केंद्रीय उचिष्ठ के दोनों ओर जो प्रथम निम्निष्ठ है, प्रथम निम्निष्ठ, ये प्रथम निम्निष्ठ, इधर प्रथम निम्निष्ठ, तो केंद्रीय उचिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी को केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो सेंटर तो आपका यहीं से बनेगा, है ना। केंद्रीय उचिष्ठ है तो केंद्रीय उचिष्ठ से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी माने एक साइड में, और उसी केंद्रीय उचिष्ठ से दूसरे साइड भी प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी, तो इन दोनों निम्निष्ठों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, यही ना है। तो इसको निकाल करके और उसका हम डबल कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। लेकिन ये कैसे निकालते हैं बताइए? ये ना कोण थीटा है, ये थीटा है। तो जब हम देखिए, हम सेंटर से माने केंद्रीय उचिष्ठ से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी निकालेंगे, तो जितना दूर इधर होगा प्रथम निम्निष्ठ, उतने दूर न इधर होगा। तो हम लिखेंगे कि प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय दूरी, कोणीय कितना होता है? थीटा का जो मेन फार्मूला होता है ना, देखिए निम्निष्ठ के लिए थीटा का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी होता है। लेकिन प्रथम निम्निष्ठ का निकाल रहे हैं ना, तो थीटा 1 हो जाएगा एन के बदले में 1 केवल हो जाएगा लैम्डा बाई डी। 1 नहीं रहने दीजिए, केवल थीटा लिख दीजिए। तो ये कोणीय दूरी कितना हो गया? लैम्डा बाई डी। सेंटर से एक ओर का दूरी लैम्डा बाई डी हो गया, और इधर भी तो वही होगा लैम्डा बाई। तो कुल दूरी कितना हुआ? तो केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई बराबर लैम्डा बाई डी 2 लैम्डा बाई डी। वो समझते इसमें? तो ये मत सोचना कि कोणीय दूरी कुछ अलग है। जो आपका केंद्रीय उचिष्ठ है ना, तो केंद्रीय उचिष्ठ से प्रथम निम्निष्ठ, तो एक निम्निष्ठ इधर हो गया
एक निम्निष्ठ इधर हो गया। अब इन दोनों निम्निष्ठों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कोणीय चौड़ाई। तो हम प्रथम निम्निष्ठ की दूरी निकाल सकते हैं ना, कोणीय दूरी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। एक तरफ का लैम्डा बाई डी, दूसरे तरफ का लैम्डा बाई डी, और दोनों के बीच की दूरी 2 लैम्डा बाई डी। यही आपका क्या है? कोणीय चौड़ाई है। तो जब कोणीय चौड़ाई पूछेगा तो कोणीय चौड़ाई का सूत्र होता है थीटा का डबल कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई, फिर कटा मत देना 2 से 2, 2 थीटा है तभी उसको कोणीय चौड़ाई कहेंगे। कौन ठीक है? नीचे लिखिए। हाँ हाँ नीचे लिखिए। इसे इसे 2 थीटा से व्यक्त किया जाता है। इसे 2 थीटा से व्यक्त किया जाता है। इसे 2 थीटा से व्यक्त किया जाता है। नीचे लिख लेंगे 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। हाँ सीधे 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी हो गया कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र। लेसन खत्म। अब हम लोग एक दो सवाल पढ़ लेते हैं ना, तब क्या ये वो तो छोटा सा सूत्र है और पर दिन भर हो गए हैं। ए रो मत, चुपचाप पढ़ो। हाँ देखो 2007 में पूछा गया प्रश्न। क्या हो गया? 2007 में पूछा गया प्रश्न। हम तो हमको समझने कहाँ से तुम लिखने जा रहे थे क्वेश्चन। अच्छा अरे एकदम धन्य हो तुम लोग। चलो लिख लो, क्वेश्चन लिखो। 6000 एंगस्ट्राम, छान देते हो तो सुनते नहीं हो। 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हो गया। 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power -4 सेंटीमीटर, 3 × 10 to the power -4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। अभिलंबवत पड़ता है। अभिलंबवत पड़ता है हो गया। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा, चुपचाप लिखो, तथा केंद्रीय उचिष्ठ की, तथा केंद्रीय उचिष्ठ की, तथा केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर लाइफ है। तो 2007 का प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 6000 एंगस्ट्राम, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश कहां पड़ता है? तो 3 × 10 to the power -4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर पड़ता है। इस तरह का यहाँ पर जो रेखा छिद्र है इसी की चौड़ाई दी जा रही है d, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे दिया जा रहा है। इसी पर पड़ता है और पढ़ने के बाद इसका विवर्तन होता है। तो विवर्तन के बाद तृतीय निम्निष्ठ की क्या पूछ रहा है? कोणीय स्थिति पूछ रहा है ना। तृतीय निम्निष्ठ कैसे होगा देख लो यहाँ पर। केंद्रीय उचिष्ठ, केंद्रीय उचिष्ठ हो गया ना। प्रथम निम्निष्ठ
द्वितीय निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, इसकी ये तो सेंटर हो गया, इसकी कोणीय स्थिति, यही कोणीय स्थिति है थीटा। समझ रहा है? कोणीय दूरी भी कहते हैं इसको, कोणीय दूरी कहिए चाहे कोणीय स्थिति कहिए, वही थीटा निकालना है। तो निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, ये ना पढ़े हैं? तो चूंकि तृतीय निम्निष्ठ को पूछ रहा है तो एन के बदले में 3 हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इस एंगस्ट्रॉम को चेंज करना पड़ेगा। तो 6000 गुणे 10 के घात -10 मीटर, ठीक है, और इसको 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, -2 से -6 में हो जाएगा, मीटर में हो गया। 10 के घात -2 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए मान रख दिया जा। थीटा इक्वल टू 3 है ना, तृतीय अदीप्त का निकालना है, मतलब निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, एन इक्वल टू 3 है, तो 3 लैम्डा का मान 6000 गुणे 10 के घात -10 बटा डी का मान 3 इंटू 10 टू द पावर -6, कट गया। अच्छा इसमें से भी 6 गो तो कट ही जाएगा, 4 गो बचेगा। तो थीटा इक्वल टू 6000 है ना, 6 गुणे 10 के घात 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो 10 के घात 4 दिख रहा है नीचे कर दे रहे हैं, नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे कर दिए। 3 बार का 10, 3 बार का 10 से कट जाएगा, 1 बार का 10 बचेगा, 0.6 आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका मान जो होता है रेडियन में आता है। कोणीय स्थिति, कोण को रेडियन में तो लिखते हैं, तो इसका मान किस में आता है? यहां तक तो सब कट जाएगा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है, कट जाएगा। मीटर किलोमीटर मात्रक नहीं होगा, लेकिन कोण है तो मात्रक होगा ना, रेडियन, तो कोण यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। तो 0.6 रेडियन इसका उत्तर हो जाएगा। कोणीय चौड़ाई निकाल देंगे इसका, कोणीय चौड़ाई क्या होता है? 2 लैम्डा बाई डी, निकाल देना। बताओ कितना उत्तर आ रहा है? आराम से आराम से आराम से।